नमस्कार के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की सरकार के रोजगार पर फोकस की। वहीं बात होगी वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री की। साथ ही एनडीए में सीट शेयरिंग के खींचतान में चिराग पासवान के अड़ंगे की हकीकत को दिखाती हमारी रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बांदा में शिक्षा विभाग द्वारा गरीब बच्चियों के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हो रही धांधली की हम बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहले हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। यूपी में रोजगार पर योगी सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रोजगार महाकुंभ में देश की बहुचर्चित करीब 50 कंपनियां युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का शुभारंभ कर कहा कि ये युवा अपार ऊर्जा का स्रोत हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में और भारत में भी उत्तर प्रदेश में है। सीएम के मुताबिक यूपी के युवाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, इसलिए उत्तर प्रदेश के युवाओं की मांग दुनिया भर में है। आज रोजगार देने वाली कंपनियां और युवा एक मंच पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ करने के दौरान संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में बीते 8 सालों में किए गए कार्यों का ही परिणाम है कि जहां पहले गांव के गांव रोजगार के लिए पलायन कर जाते थे, आज उन्हें प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है। गाँव रोजगार का केंद्र बन रहे हैं। प्रदेश में जो इकाइयां इंस्पेक्टर राज और अन्य दखल के कारण बंद हो गई थी, उनकी संख्या करीब 96 लाख हो गई है। लघु और कुटीर उद्योग की ताकत का एहसास कोरोना काल में हुआ। यूपी स्किल मिशन के अंतर्गत 12 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इनमें लगभग 6 लाख लोग रोजगार के साथ सीधे जुड़े। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के स्टार्टअप भी स्थापित किए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कोई युवा आईटीआई से निकले, किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से निकले, किसी व्यवसायिक और उद्यमिता से जुड़े हुए केंद्र से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके निकले, तो उसके हाथ में जॉब का कार्ड भी होना चाहिए। और जॉब का कार्ड तभी होगा जब इंडस्ट्री के साथ हम उसको जोड़ेंगे या किसी उद्यम के साथ हम उसको सीधे वहीं से जोड़ने का काम करेंगे। उस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तैयार हो सकती। सीएम योगी के मुताबिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत का एहसास प्रदेश ने कोरोना के दौर में किया। कोरोना के दौरान करीब 40 लाख मजदूर प्रदेश वापस लौटे। ओडीओपी व एमएसएमई की मदद से उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया। आज उत्तर प्रदेश यूपी पंजीकृत इकाइयों को 5 लाख बीमा कवर देने वाला देश का पहला राज्य है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है।
सीएम योगी ने कहा कि लोकल स्तर की इकाइयां लोगों को रोजगार दे रही हैं। यही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश है, जिससे विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की नींव पड़ेगी। सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की, हर युवा को ट्रेनिंग दी और सस्ते में लोन दिया। सीएम युवा उद्यमी योजना से कोई भी युवा अपने को उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकता है। ये सब परिवर्तन बीते 8 सालों में हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। पुलिस महकमे में करीब 2 लाख भर्तियां की गईं, करीब 1 लाख शिक्षकों की भर्तियां हुई। अगर सभी विभागों को जोड़ लें तो उत्तर प्रदेश में करीब 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गईं। आपको बता दें कि महाकुंभ में देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। 8वीं पास से परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। सेवायोजन विभाग की तरफ से बताया गया कि देश विदेश की 100 से ज्यादा नामी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। रोजगार महाकुंभ में 3 मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यता अनुसार शहर और प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत भी होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची। यात्रा का ये 10वां दिन था। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इंडिया अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना रहा। ये खास रिपोर्ट देखें। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची। ये यात्रा का 10वां दिन था। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि इंडिया अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा का रूट सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया। यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फुलपरास में रखा गया। वहीं यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और अहम बना दिया। स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस बिहार के अलग अलग हिस्सों में मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका की एंट्री वोटरों को साधने की रणनीति। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का ये दौरा महिला वोटरों को साधने की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि ये हरतालिका तीज के अवसर पर हुआ। इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी का फोकस महिला वोटरों पर रहा, जो बिहार की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसको लेकर कांग्रेस काफी पहले से अपने प्लान पर आगे बढ़ रही है और बीते दिनों कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की घोषणा भी की थी। अब प्रियंका गांधी के दौरे को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वहीं पुनौरा धाम जाने का उनका कार्यक्रम भी सोची समझी रणनीति के तहत बताया जा रहा है। दरअसल एक ओर राहुल गांधी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं और दूसरी ओर प्रियंका गांधी के नाम के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का कांग्रेस फोकस कर रही है। देश और बिहार में अब एक नए नारे की गूंज सुनाई देती है और वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बिहार नहीं पूरे देश का नारा बन चुका है। श्री राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा, राहुल जी और तेजस्वी जी का साथ, महागठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा एक नई क्रांति का आगाज है। आए दिन वोट चोरी के नए खुलासे बिहार में उजागर हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार की वोट चोरी के नए खुलासे आए। कल शाम ही हमारे सामने आया कि 3 ऐसी विधानसभा हैं, पीपरा, बगहा
और मोतिहारी, जहां 3,590 ऐसे केस सामने आए हैं, जहां 20 से ज्यादा वोट, लगभग 80,000 वोट इस प्रकार से शंका के घेरे में या फर्जीवाड़े के घेरे में पाए गए। राहुल और प्रियंका की दोहरी रणनीति। मिथिलांचल के सुपौल में हरतालिका तीज के मौके पर प्रियंका, राहुल और तेजस्वी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ वोटर अधिकार यात्रा में धमक दिखाई। दरअसल मिथिलांचल के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में 46 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की धार्मिक भावनाएं मजबूत हैं। वहीं हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पुनौरा धाम में करीब 883 करोड़ रुपए की माता जानकी मंदिर परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसे बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड माना गया। अब प्रियंका गांधी का मंदिर दौरा और तीज पर मौजूदगी उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कही जा रही है। कांग्रेस इस रणनीति से बीजेपी के धार्मिक नैरेटिव को चुनौती देना चाहती है। राहुल जी, तेजस्वी जी, तमाम महागठबंधन के लोग साथ में संदेश भी जा रहा है। बार बार तेजस्वी जी ने कहा कि ये चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, सरोकार बदलने का है। ये चुनाव बिहार को कॉस्मेटिक चेंज नहीं, फंडामेंटल शिफ्ट, चाहे रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, अब वो बिहार के विमर्श में है। हम मिथिलांचल में बैठे हुए हैं। हमारे महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि मिथिलांचल के लिए एक ऑटोनोमस विकास बोर्ड का गठन होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व, सियासी जोखिम और संभावनाएं। आपको बता दें कि कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व रणनीति पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीमित सफल रही। बीजेपी इसे नकली हिंदुत्व बताकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर हमला कर सकती है। साथ ही अल्पसंख्यक वोटरों के बीच कांग्रेस की साख पर सवाल उठ सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी का मजबूत गठजोड़ प्रियंका के दौरे को कड़ी चुनौती देगा। फिर भी ये दौरा कांग्रेस को शहरी और हिंदू मतदाताओं में पैठ बनाने का मौका दे सकता है। प्रियंका के दौरे का कितना असर? आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का बिहार दौरा कांग्रेस के लिए एक मौका है, लेकिन सफलता उनकी रणनीति के कार्यान्वयन और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। मिथिलांचल में सॉफ्ट हिंदुत्व और महिला वोटरों पर फोकस से कांग्रेस को कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी की प्रमुखता इसे सीमित कर सकती है। सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी के बिहार दौरे का ये दांव बिहार में कांग्रेस को नई जान देगा या सियासी शोर बनकर रह जाएगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का एनडीए के साथ चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की डिमांड वे कर रहे हैं उसे पूरा करना आसान भी नहीं है। चिराग एनडीए के लिए ऐसे हैं जिसे ना ही वे अपने से अलग कर सकती है और ना ही उनकी मांग पूरी कर सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान का अड़ंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें पाने के लिए दबाव बना रहे लोजपा के मुखिया चिराग पासवान को राजद में सीटों के बंटवारे के प्रस्तावित फॉर्मूले में लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि गठबंधन के दो बड़े दलों जदयू भाजपा के बीच 200 से 205 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अंदरखाने बनी सहमति के बाद चिराग पासवान को जल्द ही 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत दो अन्य सहयोगियों RLM और हम के लिए 10 से 12 सीटों का प्रस्ताव तैयार किया गया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में दलों की संख्या, जमीनी परिस्थिति
स्थिति और कुछ अन्य समीकरणों को साधने की रणनीति के कारण इस फॉर्मूले में नाम मात्र का ही बदलाव संभव है। बता दें कि जदयू भाजपा ने बीते चुनाव के मुकाबले 20 सीटों का त्याग करने का फैसला किया है। फिलहाल जदयू किसी भी सूरत में 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। भाजपा की भी यही स्थिति है। ऐसे में सहयोगी दलों के लिए अधिकतम 43 सीटें ही बचती हैं। पिछले चुनाव में चिराग के कारण गठबंधन को पहुंचा था बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि भाजपा जदयू के ताजा फॉर्मूले पर निगाहें चिराग पासवान पर अटकी हैं, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू को बड़ा झटका दिया था। तब राजद से अलग मैदान में उतरी चिराग की पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें ज्यादातर उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतरे थे। चिराग की इस रणनीति के कारण जदयू को सीधे 27 सीटों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा ऐसी 37 सीटें भी थी जहां लोजपा के उम्मीदवार के कारण जदयू को सियासी घाटा उठाना पड़ा था। चिराग के अलग रुख अपनाने की गुंजाइश कम। बहरहाल पिछले चुनाव की तरह इस बार चिराग के पास नीतीश के खिलाफ अलग से मोर्चा खोलने का विकल्प नहीं है। एनडीए में बमुश्किल और बड़ी मशक्कत के बाद शामिल हुए चिराग केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जदयू केंद्र सरकार में भाजपा की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी हैं। ऐसे में अलग मोर्चा खोलने पर चिराग को इस बार भाजपा का अंदरूनी समर्थन नहीं मिलेगा। इसमें कोई दुराई नहीं है कि लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। चुनाव में पार्टी को 29 विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल हुई। पार्टी ने अपने हिस्से की सभी 5 सीटें जीती, लेकिन जदयू और भाजपा का मानना है कि चूंकि विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसके कारण सीएम नीतीश कुमार की राज्य में सर्वाधिक अहमियत है। पिछले चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में जदयू के मत प्रतिशत में 3% का इजाफा हुआ है। बीजेपी जेडीए की निगाहें मुकेश सहनी के वोटर्स पर। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की मल्लाह मतदाताओं पर पकड़। सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में अच्छा खासा प्रभाव। बीजेपी जेडीए के वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के प्रयास जारी। 2020 के चुनावों में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, भाजपा ने 110 सीटों पर। उस समय वीआईपी जो एनडीए का हिस्सा थी 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हमने 7 सीटों पर, एलजेपी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू इस बार 100 से कम सीटें स्वीकार नहीं करेगी। एक वरिष्ठ नेता एनडीए ने कहा, पिछली बार जेडीयू का प्रदर्शन एलजेपी के कारण खराब रहा था। पार्टी के पास अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट हैं। खासकर ईबीसी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगभग सहमति बन गई है। एलजेपी को लेकर कुछ मतभेद है। चिराग का सियासी आधार क्या है? एलजेपी का अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट शेयर पर कब्जा है। चिराग का सियासी आधार दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच है। 2025 का चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने जा रही है। एलजेपी 40 सीटों की डिमांड कर रही है, जिसे बीजेपी और जेडीयू के लिए पूरा करना आसान नहीं है। राज्य में एलजेपी के 5 सांसद हैं, लिहाजा हिस्से में 20 विधानसभा सीटें ही मिलने का फॉर्मूला बनता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की सियासी विरासत संभाल रहे हैं। 2020 में मन के मुताबिक सीटें नहीं मिली तो चिराग ने एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ा था। एलजेपी ने 2020 के चुनाव में 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से जदयू वाली सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे। चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार को काफी नुकसान उठाना पड़ा और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी 74 सीटें जीतने में सफल रही थी। इस तरह बीजेपी बिहार में जेडीयू के बड़े भाई बनकर उभरी। वहीं एलजेपी ने तर्क दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन 100% रहा है। एनडीए के तहत लड़ी सभी 5 सीटें जीतने में सफल रही और 6% वोट मिले थे। इस लिहाज से 5 लोकसभा की 30 विधानसभा सीटों में से 29 सीटों पर उसे बढ़त मिली थी। इस फॉर्मूले के तहत 40 सीटें एलजेपी मांग रही है, जिसे ना ही जेडीयू देने के लिए राजी है, ना ही बीजेपी। ऐसे में चिराग की डिमांड एनडीए की गले की फांस बन गई है। एनडीए के तहत चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, जिसे पूरा करना जेडीयू और बीजेपी के लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं है। चिराग पासवान को नाराज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीटें एनडीए में मिल सकती है। जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारने का फैसला खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा था। 64 सीटों पर चिराग की पार्टी तीसरी या उससे नीचे रही। वहां उसे जीत दर्ज करने वाले वोट से ज्यादा वोट मिले। इनमें से 27 सीटों पर जेडीयू को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया था। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा बहुत मामूली बढ़त के साथ हासिल किया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की। बांदा में शिक्षा विभाग द्वारा गरीब बच्चियों के लिए संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों ने स्कूल में मिलने वाले खाने में कीड़े, कंकड़ और बाल निकलने के बाद जमकर हंगामा किया। बच्चियों ने वार्डन से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई करने की जगह बच्चियों को ही धमकाया गया, जिसके बाद वार्डन से परेशान बच्चियों ने अपने माता पिता से पूरी कहानी बताई, जिसके बाद परिजनों ने अपने बच्चियों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। ये खास रिपोर्ट देखिए। चुप हो जा पूजा, शांत नैंसी। वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नीक नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। बांदा जनपद के जसपुर कस्बे में गरीब बच्चियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े, दाल में कंकड़ निकलने की फोटो दिखाते हुए बच्चियां अपने माता पिता व परिवार के साथ जिला अधिकारी बांदा के कार्यालय में पहुंची और वहां पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए वार्डन पूनम गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आवासीय बालिका विद्यालय पढ़ती हूं, मेरा नाम सीता है। कौन सी क्लास में? हाई स्कूल में। क्या है मामला बेटा, आज यहाँ आप लोग डीएम साहब के आए हैं? हमको बहुत पीड़ित किया जाता है, हमको पढ़ाई नहीं करने देती हैं और हम लोग अगर शिकायत करते हैं गार्जियन से तो हमको एक रूम में बंद कर मारती हैं। आप बोलती हैं अगर तुम लोग शिकायत करोगे तो हम लोग मारेंगे, यहाँ तुम्हारा बाप नहीं खाने के लिए दे जाता। क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी। कहाँ से आई हो? कस्तूरबा गांधी। कहाँ? जसपुरा। क्या है मामला, आज तुम लोग यहाँ डीएम के यहाँ आई हो? खाना ठीक से नहीं दे रहे? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पर? कस्तूरबा जसपुरा में। क्या है मैडम बिटिया आज यहाँ आई हो? वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नीक नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। तो वार्डन मैडम मारती भी है आप लोगों को? क्यों मारती है? हम बताते हैं सर से कि हमारे खाने में कीड़े कभी बच्चियों ने वार्डन पूनम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वार्डन विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों से अपने व्यक्तिगत काम जैसे सर में तेल लगवाने, शरीर में मालिश करवाने, पैर दबाने का कार्य करवाती हैं। स्कूल में लड़कियों से जबरन खाना बनवाती हैं। वहीं मना करने पर बच्चियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप बच्चियों ने लगाया। लड़कियों ने बताया कि स्कूल के अंदर बने बाथरूम खराब पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जिससे बाहर बरामदे में ही उनको नहाना पड़ता है। वहीं शिकायत करने आई एक बच्ची की मां ने वार्डन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रात में बच्चियों के सोते समय कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो वार्डन मैडम वीडियो बनाती हैं। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है, हमारी बच्चियों का नाम काट दें, हम अब यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। परिजनों ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सभी चीजें बच्चियों को फ्री में सरकार द्वारा हर महीने दी जाती हैं, जबकि विद्यालय में वही चीजें कभी कभार साल में 1 या 2 बार दी जाती हैं। बाकी मिलने वाले सामान को वार्डन और शिक्षा विभाग के अधिकारी व बीएसए कार्यालय के बाबू मिलकर डकार जाते हैं। हमारी बेटी पढ़ती साक्षी। तो क्या दिक्कत हो रही थी, आज यहाँ शिकायत करने आई हो? जब वो मेम को चाहते हैं जो निकाला गया उस मेम को, तो सब बच्चे रो रहे थे। हम गए पूछने तो कह रहे थे मेम डांटती है, मारती है, हमें खाना नहीं दे रही है। तो हम कहा बड़ी मेम से, उस मीनाक्षी मेम से, तो उसने कहा बच्चों से खुद पूछ लो। खाना में कीड़ा पड़े रहते हैं और ये वार्डन अच्छा से खाना नहीं बनवाती है, नाश्ता देती है तो 3-3, 4-4 ठिकाना देती है, पेट भर नाश्ता नहीं देती, न पेट भर खाना देती है। वहीं इस मामले पर बीएसए से बात करने की कोशिश की गई तो बीएसए महोदय भड़कते नजर आए। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में बीएसए महोदय की संलिप्तता है। वहीं इस मामले पर बांदा मंडल चित्रकूट के आयुक्त अजीत कुमार से बात की गई। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर डीएम को भी निर्देश दिए जाएंगे और मैं स्वयं जाकर सत्यता की जांच करूंगा और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, मैंने डीएम को बोला कि वो उसको निरीक्षण करें। मैं भी स्वयं जाके निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी वार्डन या ऐसा कुछ कमी पाई जाती है तो उसका जांच करके हम इसको देखते हैं कि ऐसी कमी है तो उसका हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये एक्चुअली विषय जांच का विषय है। यहाँ हमको जाके और हम इसको आपने संज्ञान में इस विषय को लाया है, हम इस पर कार्रवाई पक्का करेंगे। जो भी अगर दोषी हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बांदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की हकीकत सामने आने के बाद अब सवाल उठते हैं कि प्रदेश में ऐसे विद्यालयों में कैसे बच्चियों के स्वास्थ्य से और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद भी इन गरीब मासूमों के निवालों की चोरी की जा रही है। इन मासूमों से निवाला छीनने वालों पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि पूरे देश में ऐसे विद्यालयों की जाँच और निगरानी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। हम खड़े हैं इस समय जिलाधिकारी कार्यालय के बाद, और मैं आपको बता दूं कि जसपुरा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। आज यहाँ उस शिकायत को लेकर के विद्यालय की कुछ बच्चियाँ और उनके अभिभावक यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बैठे हैं और यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। अभी जब हमने उन बच्चियों से बात की तो एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया, जहाँ उनके वार्डन के द्वारा बच्चों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। उनके खाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सड़े हुए फल, सब्जी और कीड़े युक्त भोजन उनको दिया जा रहा है, और बच्चे फोटो लेकर के साफ दिखा भी रहे थे कि उनके खाने में किस तरीके से कीड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो गार्जियन आए थे और जो बच्चियाँ थी उन्होंने भी ये वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तक कहा कि वह वार्डन उनसे अपना व्यक्तिगत काम करवाती हैं, सर पे मालिश करवाती हैं, पैरों में हाथ पैर में मालिश करवाती है, और ना करने पर उनको पिटाई की जाती है। एक बड़ा मामला है जहां अधिकारी इस तरह से इन बच्चियों के साथ करते हैं। ये गरीब परिवार की बच्चियां जो आवासीय विद्यालय में रह करके शिक्षा प्राप्त करती है, जहां सरकार इनकी व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं देती है, यहाँ तक कि मंजन ब्रश से लगा करके सारी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सारा सामान शायद ही साल में एक बार इन बच्चों को दिया जाता हो। ये भी आरोप इन बच्चों ने लगाया है कि सारा का सारा वहाँ की वार्डन के द्वारा बेच करके इस पैसे का आपस में बंदरबांट कर लिया जाता है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बच्चियों ने, उनके अभिभावकों ने मैडम पर आरोप लगाए हैं, उन्हें देखते हुए यही लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे विद्यालयों में इन बच्चियों का कौन मालिक होगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।